Hello friends, welcome to Veranda ES YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. Friends, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछता है और अगर आप अखबार देखें या न्यूज़पेपर देखें तो वहां पर बहुत बार आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानकारी हमें मिलती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कम करा, रेपो रेट को बढ़ाया, स्टैंसेस अडॉप्ट करे, सीआरआर में चेंजेस करे, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको आज हम जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनको यूपीएससी अटेम्प्ट करना है और साथ में इकोनॉमी के ये बेसिक्स टर्म्स को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी? So money is simply a medium of exchange. What is money? Money is considered as a medium of exchange between the parties. Exchange between the parties. मनी का क्या काम है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन द पार्टीज। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्लाइडर आपसे खरीदना है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा और आप मुझे उसके बदले ये स्लाइडर दे देंगे। तो मनी इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। देन मनी मस्ट कैरी अ वैल्यू। पर्टिकुलर कोई भी मनी है वो एक वैल्यू जरूर अपने साथ कैरी करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है। So money always carry a value with it. Then third is it must be considered as a legal tender. लीगल टेंडर का मतलब वो लॉफुल होनी चाहिए। वो लॉफुल होनी चाहिए यानी कि उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा वो एक लॉफुल करेंसी के फॉर्म में यूज होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे 100 रुपीज हैं, 200 रुपीज हैं, 500 रुपीज हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर्ड मनी। लेकिन अगर हम बात करें 250 रुपीज का कोई नोट हमारे यहाँ नहीं चलता, सो इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर्ड मतलब इट मस्ट बी साइंड बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मनी। अब यहां पे एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है कि फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी का मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई मनी जिसको हम लीगल टेंडर्ड कहते हैं। लीगल टेंडर्ड मनी that must be acceptable to the parties. जो पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे वेजिटेबल्स लेते हैं, उस शॉपकीपर से आप कहते हैं ये 500 रुपीज लीजिए जो मैंने आपसे वेजिटेबल्स ली थी। अब वो शॉपकीपर उसको मना नहीं कर सकता कि मैं इस 500 के नोट को नहीं लूंगा क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। बिल्कुल हमारी कंट्री में 500 का नोट एक लीगल टेंडर्ड मनी है, तो ही कांट डिनाई टू टेक इट आउट। तो लीगल टेंडर्ड मनी मींस दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज। अब यहां पे एक और चीज जो है जो यूज होती है कई बार, वो भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है? तो कमोडिटी मनी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ अटैच हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। सो कमोडिटी मनी इज कंसिडर्ड एज विच इज अटैच टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो लीगल फिएट मनी क्या है? जो कि एक लीगल टेंडर्ड मनी है जो कि पार्टीज को एक्सेप्ट करना होता है और जिसको आरबीआई या देश की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाए। जैसे भारत सरकार के केस में आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है। और कमोडिटी मनी क्या है? वो मनी जो किसी कमोडिटी के साथ अटैच्ड हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि उस वो जो मनी है वो एक लीगल टेंडर्ड मनी हो ही हो, ये एसेंशियल नहीं होता। फिर आगे हम बात करेंगे मनी के फंक्शंस के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी? सो मनी कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इससे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम में बार्टर सिस्टम चलता था उसकी प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम यह थी कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक बहुत बड़ा सीरियस इशू था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है। मुझे राइस चाहिए
तो मैं आपसे राइस ले लूंगा, आपको वीट चाहिए तो आप मुझसे वीट ले लेंगे। ये तो बहुत सिंपली बार्टर सिस्टम में हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मुझे आपसे राइस चाहिए, ठीक है, और आपको बाजरा चाहिए और मेरे पास वीट है, तो फिर कैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे? तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम कि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एक मेजर कंसर्न था। दूसरा, मनी कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं अपने वॉलेट में, अपने अलमीरा में, अपने पर्स में। सिमिलरली लेकिन अगर बार्टर सिस्टम में हम जाते, तो अगर मान लीजिए मैं 1000 किलो गेहूं आपसे ले रहा हूं, तो आई नीड अ प्रॉपर प्लेस टू स्टोर दैट। देन थर्ड, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। मनी एक वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे मनी की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। सिमिलरली, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे सामान लिया, अभी आई डोंट हैव मनी इन माई पॉकेट, बट आई कैन इशू यू अ चेक कि यू कैन डिपॉजिट दिस चेक इन योर बैंक or in my bank, and you will receive the money out of it. So money can be used as a standard of deferred payment as well. So these are the major four functions of money. First, medium of exchange. Money can be used as a medium of exchange. We can easily exchange the things. I will give you money, you can give me the goods and services. Store of value. Money जो है store of value के form में भी use कर सकते हैं. It can be easily stored in your wallet, in your bank account. Third, measure of value. It contain a intrinsic value. And fourth, it can be used as a standard of deferred payment. Suppose you don't have the money in your money right now, but you can issue the check and it can be used as a standard of deferred payment as well. Now let's talk about Reserve Bank of India. Reserve Bank of India जो है वो RBI Act of 1934 से स्टैब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये आया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? ये आया था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पर यह आया, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं हिल्टन एंड यंग कमीशन। वी कॉल इट पॉपुलरली एज अ हिल्टन एंड यंग कमीशन। जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, तो इनिशियली इसका ऑफिस कैलकाटा में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। यानी इनिशियली ये जो सेटअप हुआ ये प्राइवेट बैंक के फॉर्म में हुआ था, लेकिन 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ। और नेशनलाइज होने का मतलब क्या है कि इस पे 100% कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू आरबीआई। चलिए अब हम बात करेंगे आरबीआई के फंक्शंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई? द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज इशू ऑफ करेंसी। आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो होता है उस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। तो आरबीआई सारी करेंसीज को इशू करता है और आरबीआई गवर्नर का उसमें साइन होता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। दूसरा, आरबीआई फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर बैंक के पास फंड क्रंच है, फंड क्रंच की प्रॉब्लम है, सो आरबीआई विल बेल आउट दैट बैंक। आरबीआई विल बेल आउट दैट बैंक। आरबीआई विल बेल आउट दैट बैंक अगर उसको कोई फंड क्रंच का इशू है तो। तीसरा फंक्शन क्या है आरबीआई का? आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक। अगर किसी भी बैंक को मनी चाहिए होता है तो आरबीआई कैन गिव देम द मनी। फोर्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज आरबीआई कैन डिटेक्ट फेक करेंसी। आरबीआई कैन डिटेक्ट फेक करेंसी। आरबीआई फेक करेंसी को डिटेक्ट भी कर सकता है। एंड द लास्ट इज मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई कैन मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज एज वेल। मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज।
नाउ हाउ आरबीआई कैन मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज? आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज कैसे मैनेज करता है? जब जब जिस जिस करेंसी की डिमांड होती है, लेट्स से डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, अब अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर रिलीज करता है और रुपी को एब्सॉर्ब करता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए रुपी की डिमांड ज्यादा है तो आरबीआई रुपी को रिलीज करेगा और डॉलर को एब्सॉर्ब करेगा। अब आपने कई बार देखा होगा डॉलर 75 हो जाता है, डॉलर 80 रुपी हो जाता है, 85 रुपी हो जाता है। तो ऐसे केस में जब जब डॉलर बहुत स्ट्रांग होता है और रुपी बहुत वीक होता है, आरबीआई डॉलर इकोनॉमी के अंदर रिलीज करता है ताकि जो बैलेंस है डॉलर रुपी का वो मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत होता गया तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आरबीआई डॉलर और रुपी के बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है? डॉलर के फ्लो को बढ़ाता है और रुपी को एब्सॉर्ब करता है। और इसी वजह से कई बार हम ये भी देखते हैं कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस। फर्स्ट, with reference to the functions of Reserve Bank of India, consider the following statement. RBI act as a banker to the bank. RBI act as a banker to the bank. This statement is correct. RBI directly provide loan to industrial and agriculture sectors to promote economic development. RBI directly loans provide नहीं करता, RBI refinance facility provide करता है। RBI पहले funds provide करता है कमर्शियल बैंक्स को और वहां से ये पैसा आगे जाता है। तीसरी चीज, आरबीआई इश्यू एंड मैनेज ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन द कंट्री। तो सारे कॉइन और करेंसी नोट्स आरबीआई इशू नहीं करता। 1 रुपए का जो नोट होता है उसको आरबीआई के द्वारा इशू और मैनेज नहीं करा जाता। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। दे आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। दे आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई को। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई। व्हाट आर द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई? आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं? नाउ द फर्स्ट इज रेपो रेट। द फर्स्ट वन इज रेपो रेट। What is repo rate? Repo rate simply means the rate at which RBI provide short-term loans to commercial bank. The rate at which RBI provides short-term loan to commercial banks, that is called as repo rate. यानी कि ऐसा रेट जिस पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक को देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, मैं बता देता हूं एक बार आपको। लेट्स से अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा आरबीआई रेपो रेट को? वाई आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई रेपो रेट को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई कोशिश करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी? जब रेपो रेट बढ़ा देंगे। सो मनी सप्लाई can be controlled by increasing repo rate, by increasing repo rate को बढ़ा के, by increasing repo rate. Okay, next tool is what is reverse repo ratio. देखो रिवर्स रेपो रेशियो या रिवर्स रेपो रेट, इसको अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। वी कॉल इट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसको हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब कहते हैं। वेनेवर अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, वेनेवर एनी कमर्शियल बैंक
whenever any commercial bank has excessive funds, अगर हम कहें कोई भी कमर्शियल बैंक है उसके पास अगर एक्सेसिव फंड्स हैं, whenever any commercial bank has excessive funds with them, any commercial bank has excess fund, they will park it, they will park it with RBI, and RBI will give interest to them, and RBI will give interest to them. जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं तो वो ये एक्स्ट्रा फंड आरबीआई के पास रखवा सकते हैं, आरबीआई को दे सकते हैं, और आरबीआई इस पर इनको इंटरेस्ट देगी। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, अब एसबीआई के पास में एक्सेसिव डिपॉजिट्स हैं, तो एसबीआई क्या कर सकता है, इस एक्सेसिव डिपॉजिट को आरबीआई के पास रखवा सकता है, एंड आरबीआई विल गिव देम इंटरेस्ट ऑन दैट, इस पर आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगा। तो ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म इसको समझते हैं। मान लीजिए यहां पे एसबीआई है, यहां पे आरबीआई है, और यहां पे पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई, आरबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। अब एसबीआई ने आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट एक्स्ट्रा रखवाया, आरबीआई ने इनको 6% का इंटरेस्ट दिया, और पंजाब नेशनल बैंक को आरबीआई ने लोन दिया, और पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई को 7% पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये जो 1% का डिफरेंस है, दिस 1% इज प्रॉफिट ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का प्रॉफिट माना जाएगा। दिस 1% इज द प्रॉफिट ऑफ आरबीआई। तो ये इस तरह से होता है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो उस केस में रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई विल इंक्रीज, आरबीआई उसको इंक्रीज कर देगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? ताकि रादर देन गिविंग लोन टू द पीपल, बैंक्स विल डिपॉजिट मोर विथ आरबीआई सो दैट दे विल गेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स। वहीं अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, तो रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? ताकि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ये बोले कि रादर देन गिविंग मनी टू अस और पार्क मनी टू विद आरबीआई, यू कैन गिव मोर लोन टू द इन द सिस्टम सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी विद देम। तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा, रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखवाते हैं और आरबीआई उस पर उनको इंटरेस्ट देता है। पहले क्या होता था, रिवर्स रेपो में जब भी एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास रखवाया जाता था, आरबीआई उसके बदले कोलैटरल रखती थी। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में अब आरबीआई कोलैटरल नहीं रखती, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, इस पे बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। With reference to monetary policy tool used by Reserve Bank of India, consider the following statement. Repo rate is the rate at which RBI borrow money from commercial bank for short-term needs. This is true. A decrease in reverse repo rate generally encourage commercial bank to park more funds with RBI. This is false. अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक क्यों रखवाएंगे आरबीआई के पास? दिस इज फॉल्स. इंक्रीज इन रेपो रेट इज लाइकली टू लेट टू इंक्रीज बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक। नहीं, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो बोरो नहीं करेंगे, वो बोरो कम करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको हम पॉपुलरली कहते हैं सीआरआर। every commercial bank is required to kept
is required to kept every commercial bank is required to kept some reserve out of its NDTL. NDTL क्या हुआ? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. Every commercial bank is required to keep some reserve out of its NDTL, that is net demand and time liability, with RBI in cash form. हर कमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है. जैसे मान लीजिए किसी बैंक का एनडीटीएल नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी 100 रुपये है, तो इसका 4%, अगर मान लीजिए सीआरआर का रेट 4% है, तो 4 रुपए आरबीआई के पास आप रखवाओगे. 4 रुपये यू विल कीप विथ आरबीआई एंड 96 रुपीज यू कैन गिव फॉर लोन. 96 रुपीज आप लोन में दे सकते हो और 4 रुपए आपको आरबीआई के पास रखवाना होगा. अब यहां पे ये एनडीटीएल क्या है? तो देखिए, बैंक्स की जो लाइबिलिटीज होती है ना, ये मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट पे समझाता हूं. बैंक्स की लाइबिलिटीज क्या है? बैंक्स की दो तरह की लाइबिलिटी होती है. एक होती है डिमांड लाइबिलिटी, एक होती है टाइम लाइबिलिटी. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बैंक. डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी. डिमांड मतलब जो पैसा मैंने बैंक में जमा कराया है, मैं उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं. मनी कैन बी विड्रॉ एनी टाइम. मनी कैन बी विड्रॉ एनी टाइम. और टाइम लाइबिलिटी मीन्स मनी कांट बी विड्रॉ, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर टाइम. अगर आप करते हो, कैनॉट बी विड्रॉ बिफोर टाइम. और अगर आप करते हो तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और इवन पेनल्टीज के भी कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे. तो टाइम लाइबिलिटी क्या हुई? आपकी एफडी, फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. तो एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज आपको कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखवाना होगा. और बैंक के एसेट्स क्या होते हैं? अगर हम, ये तो अपने लाइबिलिटी की बात कर ली. व्हाट आर द एसेट्स ऑफ बैंक? बैंक के एसेट्स क्या हैं? बैंक का एसेट है जो बैंक लोन देता है. यानी कि जो बैंक लोन देता है वो बैंक का एसेट होता है. क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि इस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है. और बैंक की लाइबिलिटी क्या है? जो बैंक, जिस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है. ठीक है. तो सीआरआर क्लियर हो गया. व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो. मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है. अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो सीआरआर को बढ़ाया जाता है ताकि इकोनॉमी में कैश फ्लो को हम रिड्यूस कर सकें, ताकि हम कैश फ्लो को कम कर सकें. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम सीआरआर को बढ़ाते हैं ताकि कैश फ्लो हम कम कर सकें या मनी फ्लो को हम कम कर सकें. वहीं अगर रिसेशन है तो सीआरआर को कम किया जाएगा ताकि मनी फ्लो को हम बढ़ा सकें. दिस इज सीआरआर. फिर इसके बाद स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है, जिसको हम एसएलआर कहते हैं. स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको हम एसएलआर कहते हैं. वी कॉल इट एसएलआर. अब ये क्या है? एवरी कमर्शियल बैंक, every commercial bank is required to kept some reserve out of its NDTL with themselves in cash and non-cash form.
इन कैश एंड नॉन कैश फॉर्म। अब ये नॉन कैश फॉर्म में क्या क्या आएगा? गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, और इस पर बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक विल रिसीव बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट। अब ये दोनों मेंटेन क्यों होते हैं? देखिए, कल को मान लो बैंक पे किसी तरह की कोई डेट बढ़ जाए, या बैंक को किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाए, या बैंक के पास फंड क्रंच की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए ये सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने होते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये एसबीआई है, और एसबीआई को रमेश को लोन देना है। एसबीआई को रमेश को लोन देना है, तो एसबीआई ने रमेश को, मान लीजिए, या फिर ये यहां पे ये सुरेश है, सुरेश ने एसबीआई में 100 रुपये डिपॉजिट करवाए। 100 रुपये डिपॉजिट कराए। अब एसबीआई, सुरेश ने एसबीआई में 100 रुपये डिपॉजिट कराए, एसबीआई को रमेश को लोन देना है। अब अगर सीआरआर 4% है और एसएलआर 16% है, तो यहां पर लोन जो मिलेगा वो मिलेगा 80 रुपए का। 4 रुपए जाएगा सीआरआर में, और बाकी एसबीआई खुद के पास 16 रुपए रखे। दिस इज द होल कैलकुलेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दीज क्वांटिटेटिव टूल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन? ये क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट रेफर्स टू buying and selling of buying and selling of government securities by RBI. It refers to buying and selling of government securities by RBI. मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है, इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। गवर्नमेंट को फंड चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, लोग उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उस पैसे को जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है, उससे जो रिटर्न्स मिलते हैं उससे लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन होता है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो मनी सप्लाई ज्यादा है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। ऐसे में गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल किया जाता है, so that people can buy these government bonds, ताकि लोग इन बॉन्ड्स को खरीद सके। और उस जब लोग खरीदेंगे इस बॉन्ड को, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पैसा इस बॉन्ड में चला जाएगा, रादर देन पुटिंग दैट मनी इनटू द सिस्टम। और वहीं अगर रिसेशन है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय किया जाता है, ताकि लोगों तक उनका पैसा वापस पहुंचाया जाए। दिस इज मनी सप्लाई को हम बढ़ा सकें, सॉरी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिनेरियोज इन कंटेक्स्ट ऑफ आरबीआई। इफ सीआरआर इज इंक्रीज्ड, commercial bank will have lesser funds to lend, which may reduce inflationary pressure. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। An increase in SLR enhance the capacity of bank to increase credit creation in the economy. नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक बार, if CRR is increase, अगर CRR हम बढ़ाएंगे, तो commercial bank will have less funds to lend, which may reduce inflationary pressure. बिल्कुल सही है ये, which may reduce inflationary pressure. An increase in SLR enhance the capacity of bank to increase credit creation in the economy. तो ये तो गलत हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा इससे। आरबीआई पे इंटरेस्ट ऑन एसएलआर मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक। आरबीआई पे इंटरेस्ट ऑन एसएलआर मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक। जनरली जो एसएलआर पे इंटरेस्ट होता है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो, तो उस पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है। उस पर जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो दो स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट होगी। फिर बढ़ते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई, कंसिडर द फॉलोइंग। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन ओपन मार्केट। ट्रू। व्हेन आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओएमओ, इट लेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है ये।
OMO are used as a tool to manage short-term liquidity and influence interest rate in the economy. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट यहां सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, so guys that's all from my side regarding to monetary policy tools. I hope you all enjoyed this session, बहुत चीजें समझ में भी आई होंगी आपको। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। That's all from my side. Thank you so much. God bless you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.